मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ कद्दावर नेता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनसे बातचीत जारी रखते हैं। आप एक अर्थशास्त्री भी हैं। अभी 26 जनवरी को आपका एक लेख छपा है, संविधान सम्मत नहीं है हमारी अर्थनीति। इसका एक अंश हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। आर्थिक विकास दर ऊंची होना ये नहीं बतलाता कि आम लोगों के रहन सहन में सुधार हो रहा है। आर्थिक विकास के वास्तविक स्वरूप में तो ये दिखता है कि विकास बहुराष्ट्रीय कंपनियों और महंगाई आम जनता के हिस्से में है। ये निर्विवाद है कि सरकार उच्च विकास दर के लाभ को आम लोगों तक पहुंचाने में विफल रही है। ये विफलता किसकी है? सिर्फ मनमोहन सिंह की विफलता है या सोनिया गांधी और राहुल गांधी चूंकि सरकार को बाहर से बैठकर कंट्रोल करते हैं तो उन दोनों की भी है? लगातार हम मानते हैं जी 1990 के बाद जी जो उदारीकरण और आर्थिक नीतियां आई जी उसका प्रतिफल दिखता है। जी दूसरी बात यह है कि संविधान की जो मान्यता थी जी समाजवाद की, जी बुनियादी असूल था हमारा, जी जवाहरलाल नेहरू की नीतियां, इंदिरा गांधी नीतियां पर हमारी आर्थिक नीति बनती थी, उससे अलगाव हो गया जी 1990 के बाद लगातार। जी और जिस तरह की विश्व के बराबर बनी जी उसमें आर्थिक सुधार जी के काम चले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ जी के तत्वावधान में दुनिया की नीति बनी है। जी उन्हीं नीतियों से हम प्रभावित होते चले गए हैं। जी जी हमने अपने हितों की अनदेखी कर दी है। जी इसी की वजह से है कि हमारे यहाँ जो विदेशी पूंजियां आई, जी जब बहुराष्ट्रीय कंपनी आई जी या देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको जो छूटें मिली, उससे देश का धन केंद्रित होता गया कुछ समूह बीच में। करोड़पतियों की तादाद बढ़ रही है और गरीबी रेखा नीचे लोगों की तादाद बढ़ रही है। हम आपकी बात समझ रहे हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? मनमोहन सिंह को ठहराएंगे या सोनिया और राहुल को भी ठहराएंगे? सभी को ठहराएंगे। सभी को ठहराएंगे। चूंकि 90 में मनमोहन सिंह ही वित्त मंत्री थे जी और वही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम करते थे, जी इसलिए मनमोहन सिंह जो आए, जी ये नीतियां तो बनाई नरसिंह राव जी ने, लेकिन नीति को निर्देशित किया या निरूपित किया मुक्त तौर से मनमोहन सिंह जी ने। जी और फिर उसके बाद में मुंटेक सिंह अहलूवालिया जो सूचना आयोग के उपाध्यक्ष हैं वे हों, या चिदम्बरम साहब जो वित्त मंत्री हैं, इन सब लोगों को जिम्मेदार मानते हैं इन नीतियों को बनाने में। अब एक सवाल हम ऐसा आपसे करेंगे जो कहीं न कहीं आपको पीड़ित करता होगा। लालू यादव के आप इतने खिलाफ रहे हैं और दुर्भाग्य ऐसा रहा कि लालू यादव के साथ चारा घोटाले में आपका नाम आया। आप 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और दुर्भाग्य से 3 बार आप चारा घोटाले के सिलसिले में जेल गए। ये एपिसोड आपको कितना बुरा लगता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक तो पहले सच्चाई जानना चाहिए। जी जी हमारे कार्यकाल का एक भी अंतर्गत निकासी मामला नहीं है जी हमारे मुख्यमंत्री काल का। जी पहली बात तो साफ जी कि हमारे कार्यकाल का एक मुद्दा नहीं है किसी मामले में। जी जी दूसरा, हम पर जो आरोप लगा है जी वो हमारा नहीं है। जी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज तक ये बात स्पष्ट नहीं लोग समझ पा रहे हैं कि हम पर आरोप है कि मुख्यमंत्री की हैसियत से 88 में हम लालू प्रसाद जी के अनुशंसा पर एक अधिकारी को सेवा उन्नति दी, प्रोन्नति दी, जबकि 88 में मैं मुख्यमंत्री में नहीं था। उस पदाधिकारी को वरीयता दी भाजपा जायदाद ने, प्रोन्नति दी सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने। हमारे ऊपर यही मुख्य आरोप है कि हमने लालू प्रसाद जी के कहने पे एक अधिकारी को सेवा प्रोन्नति दी और वरीयता दी। दूसरी बात, हमारे कहने पे लालू प्रसाद ने पदाधिकारी को सेवा विस्तार दिया। यही नेक्सस है दोनों में। जब हमने लालू प्रसाद जी कहने पर प्रोन्नति दी नहीं, वरीयता दी नहीं, 88 मुख्यमंत्री में था ही नहीं, तो ये मामला हमारे विरुद्ध कैसे बन सकता है? इसलिए चूंकि इस मामले को कोर्ट भी अलग नहीं कर पाए, चूंकि लालू जी के साथ मेरा नाम आ गया, लालू जी की बातें सुनी गई, हमारी बातें कभी आज तक सुनी नहीं गई अलग से कि हमारे अनुचित रूप से निरर्थक मुझे इस अभियुक्त बनाया गया, जब इस मामले में कहीं में हमारा संलिप्तता है नहीं। दूसरी बात, इस मामले को पहली बार विधानसभा में हमने उठाया 8 जुलाई 93 के भाषण में, अनंत की निकासी की बात कही 8 जुलाई 93। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जून 93 में, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 2 अप्रैल 93 में और कहा
कि अनधिकृत निकासी हो रही है। जी तो अगर मैं इस मामले में होता, जी इस मामले को मैं फिर क्यों उठाता? उससे पहले 22 नवंबर 90 जी को भी हमने प्रतिपक्ष नेता के संविधान सभा में इस सवाल को उठाया था। तो जो सवाल उठा रहा है, जो अनधिकृत निकासी बात कर रहा है, वो भी ऑफिस बन जाएगा। जिस सवाल को आप इतनी सहजता से कह रहे हैं कि हम उसमें कहीं नहीं है, आपने अदालत से ये भी गुजारिश की कि भाई मेरे ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया जाए और मेरे ऊपर से मुकदमा खत्म हो जाए। तो आखिर वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से पिछले 14-15 साल से अदालत इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पा रही? जरूर कहीं ना कुछ तो बात नहीं, कुछ बातें चूंकि अदालत की प्रक्रिया अपनी है ना, जी जी अलग से अदालत नहीं करती है। गवाही की प्रक्रिया है, जी जी उसी के अंतर्गत सुनवाई होती है। जी। अलग से किसी मामले की, किसी अभियुक्त के मामले को अगर 500-300 आदमी अभियुक्त हैं, किसी एक अभियुक्त मामले अलग सुनवाई करने की प्रावधान नहीं है। पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, इसलिए अलग से हमारे मामले सुनवाई की गुंजाइश नहीं है। प्रक्रिया नहीं है, सिस्टम नहीं है, हो नहीं सकता है। इससे सारे मामले की सुनवाई होगी। चूंकि मैं निर्दोष हूँ, मामला निर्भर नहीं है, अंतिम फैसला हमारे पक्ष में होगा ही। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल आपसे हम वो करेंगे जो बिहार के लोगों और खुद आपके लिए भी बहुत इमोशनल सवाल है। ललित नारायण मिश्र जी की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। 4 दशक होने आए, किसने हत्या की कुछ पता नहीं। आपकी जानकारी के मुताबिक और आपके संदेह के मुताबिक वो कौन लोग थे? ये कहना मुश्किल है जी। चूंकि जिस घटना में ललित बाबू की हत्या हुई, मैं खुद घायल हुआ था। जी। आज भी हमारे बाएं पैर में 13 बम कंड रखे हुए हैं, जो पीड़ा में देती है। जी। और हमारे बहुत आदरणीय बड़े भाई थे, जी। बिहार के, देश के बड़े नेता थे, जी। जिन्होंने हत्या भी हुई, सीबीआई ने जांच भी कराई, एक थ्योरी भी सीबीआई ने बनाई। जी। मैं उस थ्योरी से संतुष्ट नहीं हुआ उन दिनों में भी, आज भी, जो मामले बना सीबीआई ने। लेकिन सीबीआई के मामले आज 34 साल 35 साल हो गए, 75 से आज 2012 में मैं निष्पादन नहीं हो पाया। जो आरोप पर दाखिल किया, जिन सुनवाई हुई, इनामी पर गए। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि स्टेटस रिपोर्ट इस मामले में, उस प्रक्रिया में है। लेकिन बात सही है कि बिहार और भारत के लिए बहुत दुखद बात है। ललित बाबू जैसे कदावर नेता की हत्या हुई, दोषी आज दंडित नहीं हुआ, ये दुखद पक्ष है। आपने एक बार ये कहा था किसी इंटरव्यू में, वो हम आपको दिखाते हैं अभी ग्राफिक्स के जरिए, उसमें आपने ये कहा था कि आप पर दबाव था इंदिरा गांधी का नाम इस हत्याकांड में घसीटने की। देखिए आपने क्या कहा था। जनता पार्टी के लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी न किसी रूप में इस मामले में इंदिरा जी का नाम घसीटना चाहते थे और उसमें हमारी मदद भी चाहते थे। हमारी मदद के बदले में शायद वे हमें उपकृत करते, बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर या किसी और भी तरीके से। तो वो कौन लोग थे जो इस हत्याकांड में इंदिरा गांधी का नाम घसीटने के लिए? बात सही है कि 77 में जनता पार्टी सरकार आई जी। उस सरकार की कोशिश थी इंदिरा गांधी प्रताड़ित करने की जी, प्रताड़ित किया भी जी, उनको लोकसभा से निष्कासित भी किया जी, जेल भी दिया जी। और ये मामला था उन दिनों में जी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या आरएसएस के लोगों ने एक रूमर दिनों में फैलाया था 75 में घटना के बाद। कोई खास नाम आप लेना चाहेंगे? मदर इंडिया जो अखबार थी, मरकानी से भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ जो है किसी नाम के जरिए आप पर वो दबाव डालते हैं? नहीं, कौन नाम? नहीं, किसी उस पर करें। ये बात जो आई मदर इंडिया में छपी, उसी में आया कि शीर्षस्थ कोई राजनीतिक या सरकार या पार्टी की कोई साजिश रही होगी। उसी मामले को जनता पार्टी सरकार आई बढ़ाना चाहती थी आगे जी। और उसी में वो हम चाहते थे कि ललित बाबू की हत्या में इस तरह की कोई हम बात कहें जिससे उनके मामले बन जाए। लेकिन चूंकि इंदिरा जी का कोई इन्वॉल्वमेंट था, इंदिरा गांधी कुछ हो सकती थी, पर इंदिरा गांधी बहुत प्रिय थे, बड़े समर्थक थे ललित बाबू। इसलिए जो स्टोरी बनाने की कोशिश की थी मदर इंडिया ने, उस स्टोरी को संपुष्ट कराने की कोशिश उसमें जनता पार्टी सरकार की तरफ से की जा रही थी। उसी हमारे सहयोग चाहते थे। किसी नेता का नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात है, किसी का नाम लेना चाहते हैं। लेकिन जनता पार्टी की सरकार की कोशिश थी कि इस मामले में ललित बाबू को लगाने का, उसमें वो हमारा सहयोग चाहते थे। मैंने जरूर कहा था ये निरर्थक है, गलत है। किसी तरह से एक मदर इंडिया के स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए केवल आप लोग कोई मामला बनाना चाहते इंदिरा जी के खिलाफ में, या सत्य है, गलत है, अन्यायपूर्ण होगा इंदिरा जी के प्रति कुछ कहना। इसलिए इंदिरा जी निर्दोष मामले में है और कोई इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है। चूंकि ललित बाबू बहुत क्लोज इंदिरा जी के और समर्थक थे, स्तंभ थे उनके। जगन्नाथ जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे
जिनके जवाब आपको हाँ या नहीं में देने होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। ठीक है जी, क्या आप नीतीश कुमार से पूरी तरह खुश और संतुष्ट हैं? संतुष्ट है पूरी तरह। क्या आप राज्यसभा में जाना चाहते हैं? नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा बाकी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हमारी कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, क्या आपके मन में कांग्रेस के लिए अब भी मोहब्बत जागती है? कांग्रेस ही रहूं, कांग्रेस विचारधारा का रहा हूँ जी, मैं मानता हूँ। तो मोहब्बत जागती है? नहीं, कांग्रेस की अपने को मैं कांग्रेस की विचारधारा मानता ही हूँ जी, तो मोहब्बत जागती है। हाँ, आपका जवाब हाँ है। हाँ, आपका जवाब हाँ है। क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने? हाँ या नहीं? हाँ, सवाल क्या उठता है? नहीं, आप चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? नहीं, इसको चाहने का सवाल नहीं है। नहीं तो नहीं। आप इमरजेंसी के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आपकी आत्मा की आवाज क्या है? क्या इमरजेंसी लगाया जाना सही था? मैं मानता हूँ सही था। जो परिस्थितियां बन गई थी जमाने में जी, इमरजेंसी अनिवार्य हो गई थी उन दिनों में। जी जी। और आपने मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए भी एक बिल लाया था, वो सही था? नहीं था, चूंकि हमने बिल लाया जी, हमने खुद वापस ले लिया। जी, ये मानते हुए जनता नहीं चाहती है, तो जनतंत्र में जनता जो चाहती हुई करना चाहिए। आप मानते हैं कि वो सही नहीं था। क्या आपको लगता है कि चारा घोटाले में लालू यादव की भूमिका है? मुझे तो नहीं लगता है कि प्रत्यक्ष की भूमिका उनकी है जी, लेकिन मामला है तो न्यायालय के अधीन है। परोक्ष भूमिका उनकी है? ये नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते। और क्या आपको लगता है कि बिहार में लालू दोबारा लौट कर आएंगे? कोई संभावना नहीं है। अगले 5-7 साल के और आगे करना कठिन है, लेकिन इस समय कोई संभावना नहीं इस दिखती समय है। कोई संभावना नहीं। और इंदिरा, संजय और राजीव के साथ आप रहे, खुद आपके बेटे बिहार सरकार में इस वक्त मंत्री हैं। क्या आप मानते हैं कि राजनीति में वंशवाद सही है? इसको वंशवाद कहाँ ही गलत है? जी, जो वंशवाद की चर्चा होती है गलत है। जिसको हर व्यक्ति को जी, आजादी है जी, अपने मन में काम करने का। किसी का बेटा होना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। जिसको वंशवाद कहा जाता है वो सही है या गलत? गलत। वो गलत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे अब चलते चलते हम कर लेते हैं कि बिहार से, कांग्रेस से अलग होने के बाद आपने अपनी पार्टी बनाई, बिहार जन कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल से। उसके बाद फिर आप एनसीपी में आए, जेडीयू में आप आते जाते रहते हैं। इसका मतलब इतना तो है ही कि आप हार मानने वाले नेता नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप एक बार फिर से बिहार की राजनीति में धमाकेदार वापसी करेंगे, या फिर जगन्नाथ मिश्रा जो है अब भूले बिसरे व्यक्तित्व बन चुके हैं? भूले बिसरे मत कहिए इसको जी, क्षेत्र बदलते मानिए जी, क्योंकि इस समय हमारी एक आध्यात्मिक, शैक्षणिक जी, सामाजिक जी क्षेत्र मुख्य हो गया है जी। हमेशा सक्रिय राजनीति को ही जी, सत्ता की राजनीति को ही राजनीति समझना ठीक नहीं है जी। दूसरे काम भी हैं जी, आर्थिक सामाजिक जीवन में जी, उन्नत करने का, विकास करने का, वंचितों को अधिकार दिलाने का, जन आंदोलन करने का, उन सब कामों में दिलचस्पी है। इसे सत्ता के साथ हमेशा राजनीति जोड़ना हमारे लिए उचित नहीं होता है। तो आपसे बातचीत करके मैं ये इम्प्रेशन निकाल रहा हूँ कि भले आपके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कि आप कभी रूठ जाते हैं, कभी मान जाते हैं, आज की तारीख में आप संतुष्ट हैं। जगन्नाथ जी, मुहामुही में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते हम किसी और कद्दावर हस्ती से बात करेंगे मुहामुही।